सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां हालात तो बेहतर हो रहे हैं, पुलिस भी काम पर लौट आई है, बाजार भी खुले हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, मगर हिंदुओं की सुरक्षा आज भी सबसे बड़ा मसला है। आज खुद मोहम्मद यूनुस ढाका के एक मंदिर गए, हिंदू समुदाय के लोगों से मिले, कहा कि हम सभी एक परिवार की तरह हैं। लेकिन क्या यूनुस के इस मैसेज से हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। आपको दिखाएंगे कैसे हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा बताएंगे कि 5 अगस्त के बाद गायब हो गए पुलिस वालों ने कैसे ढाका में अपना काम संभाल लिया। इसके साथ ही आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप की, जिसकी अभी सबसे ज्यादा चर्चा है। क्या शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के पीछे ये द्वीप है? इसे भी समझेंगे। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत से, जो इस वक्त ठीक नहीं है। 5 अगस्त से वहां लगातार हिंदू समुदाय निशाने पर है। हत्या, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं सभी इलाकों में हो रही है। जब सरकार से मदद नहीं मिली तो खुद हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए मोर्चा बना लिया। सड़कों पर मार्च हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद मोहम्मद यूनुस आज खुद ढाका के एक मंदिर में गए, हिंदू समुदाय के लोगों से मिले और उनकी सुरक्षा का एक मैसेज दिया। गृह मंत्रालय के सलाहकार ने हिंदू समुदाय से हिंसा के लिए माफी भी मांगी, लेकिन यह काफी नहीं है। जरूरी है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमला, हिंसा, हंगामा और इन सब के बीच बांग्लादेश में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हिंदू। चंद दिनों में देश की सियासी तस्वीर बदल चुकी है, सियासी नेतृत्व बदल चुका है। हिंसा के निशान अब पहले की तरह नजर नहीं आ रहे। पिछले 2-3 दिनों में फिजा बदली है। सड़कों पर हालात सामान्य नजर आते हैं, शांति भी है, मगर इस दौरान अल्पसंख्यक और हिंदू जिस खौफ से गुजरे हैं वो पूरी तरह कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उनके घर और दुकानों को जलाया गया है, उसे देखते हुए उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? बांग्लादेश में बदलाव का दावा करते हुए मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है और हिंदुओं को भरोसा देने के लिए मंगलवार को उन्होंने ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का दौरा किया। ये मंदिर बांग्लादेश के सबसे पवित्र शक्तिपीठों और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। हिंदू समुदाय में इसकी बड़ी अहमियत है। शायद इसलिए ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचकर यूनुस ने हिंदुओं को मैसेज देने की कोशिश की। साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में सभी के अधिकार समान हैं और देश को चलाने के लिए सभी के सहयोग की दरकार है। बांग्लादेश আমরা করতে চাচ্ছি যেটা আমরা এক পরিবার, এটি হলো মূল জিনিস। এখানে পরিবারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা, বিভেদ করা, এটার কোনো প্রশ্ন আসে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশ, এটি আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এটা নিয়ে আর কোনো বাদ বিবাদ ইত্যাদি যেন না। এটা আজকে চলে আসছে। हंसते मुस्कुराते और मंदिर में लोगों से घुल मिलकर बात करते यूनुस की ये तस्वीरें हिंदुओं को भरोसा देने की कोशिश है। इस बीच हिंदू छात्रों के एक संगठन का प्रतिनिधिमंडल यूनुस से मिला। चर्चा के लिए 8 सूत्री मांगे सौंपी। इनमें ज्यादातर हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी हैं। साथ ही आम छात्रों की ओर से शाहबाग संग्रहालय के सामने शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला भी बनाई गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर यूनुस और अंतरिम सरकार क्या ठोस कदम उठाती है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन हिंदुओं ने अपनी खुद सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें ढाका की है। सोमवार की शाम हिंदू समुदाय के लोग जमा हुए और कैंडल मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में जुटे हिंदुओं ने शहीद बाजार में मोर्चा करते हुए अल्पसंख्यकों की बचाने की मांग की।
सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि चिटगांव और खुलना में एक साथ आकर हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। चंद दिनों में ही अल्पसंख्यकों ने जो अत्याचार झेला है उसके प्रतिरोध में हजारों कंठ एक साथ पुकार उठे। शेख हसीना के इस्तीफे और फिर उनके देश छोड़ने के बाद भीड़ के निशाने पर हिंदू परिवार आ गए, उन पर हमले हुए, आगजनी हुई और ऐसी घटनाएं राजधानी ढाका में ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी हुई। तो जिस इस्कॉन मंदिर में हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, मैं वहीं पर पहुंचा हूं और अब आपको लिए चलता हूं इस्कॉन मंदिर के भीतर कि आखिर देखिए ये हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे पूरे मंदिर को जला दिया गया था। आगजनी के निशान आज भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको बाहर की ओर लिए चलते हैं, बाहर से भी दिखाइए। देखिए ये इमारत का दूसरा हिस्सा है और जैसे आप यहाँ देखते हैं तब आपको पता चलतेगा कि किस तरह से जो उपद्रवी थे उन्होंने मंदिर को निशाना बनाया था। और ये सबूत हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिनको कोई इनकार नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता कि हाँ हिंसा की घटनाएं हुई हैं। ये मंदिर के भीतर की तस्वीरें आप देखेंगे, तोड़फोड़, आगजनी पूरी तरह से दिखाई पड़ती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए जुल्म की ये तस्वीरें देखकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में आवाज उठने लगी, दबाव बढ़ा और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार को हिंदुओं पर हुए जुल्म की माफी मांगनी पड़ी। প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য তুলসী যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে, মাফ। सिर्फ माफी नहीं बल्कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों की हिफाजत का दावा भी किया। असल में बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने जो आंकड़े मोहम्मद यूनुस को सौंपे थे उसके मुताबिक सिर्फ 7 दिनों के अंदर बांग्लादेश के 52 जिलों में 205 से अधिक हमले अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए। इसमें कई जगह मंदिर फूके गए, हिंदुओं के घर फूके गए, उनकी हत्या की गई और लूटपाट भी की गई। ये तस्वीरें संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखी और यूएन के प्रेसिडेंट गुटरेज ने बयान जारी करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों की आवाज सुनने की नसीहत दी। अंतरिम सरकार इस दिशा में काम करती भी दिख रही है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी ताकतें अभी भी हावी हैं, अल्पसंख्यकों की हिफाजत को लेकर संशय बना हुआ है। 3 दिन पहले ISIS जैसे आतंकी संगठन से जुड़े हिजबुल तहरीर नाम के संगठन ने सड़कों पर प्रदर्शन करके देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की मांग की थी। अगर ये ऐसे संगठन प्रभावशाली होते रहें और कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम नहीं लगी तो बांग्लादेश यहाँ से किस दिशा में जाएगा कहना मुश्किल है। फिलहाल हिंदू समुदाय अपनी सुरक्षा के लिए कमर कस चुका है। कई इलाकों में आधी रात के वक्त लोग मोहल्ले की सुरक्षा कर रहे हैं। लोग खुद के अलावा पड़ोसी की हिफाजत में भी जुटे हैं। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है। राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से जो हिंसा हो रही है उसे भी हर हाल में रोकना है। यूनुस पर न सिर्फ आंतरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की भी है। बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था को इस प्रदर्शन की वजह से और चोट लगी है। देखिए ढाका में मौजूद हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी महंगाई पर लगाम लगाना। जो बांग्लादेश की ब्यूरो ऑफ स्टैटिक है उसका डेटा बताता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है यानी खाद्य पदार्थ की जो महंगाई दर है वो 13 सालों में सबसे ज्यादा होकर के 14% पहुंच गई है। यानी पिछले महीने की तुलना में जो लगभग 2% के पास जा रही थी उसमें इतना उछाल आया है कि अब वो महंगाई जो फूड इन्फ्लेशन की दर है वो 14 तक पहुंच गई है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि इस प्रदर्शन के दौरान जो सप्लाई लाइन यानी जो अनाज है, दूसरी जरूरत की चीजें हैं, पूरी सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हुई है और उस श्रृंखला के प्रभाव के चलते महंगाई की दर बढ़ी है। और अगर ऐसे में हालात सामान्य नहीं होते तो इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। और जाहिर है पहले ही महंगाई बेरोजगारी को लेकर के पिछली सरकार के खिलाफ नाराजगी थी और ऐसे में अगर महंगाई दर और बढ़ती है तो अंतरिम सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बांग्लादेश टका की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो लगातार नीचे गिर रही है और ऐसे में स्टेपल फूड समेत बहुत सारे खाद्यान्नों का बांग्लादेश आयात करता है और उस आयात पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल बड़े व्यापारियों ने कोशिश ये की है कि सरकार के खिलाफ, पिछली सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर के गुस्सा था और ऐसे में आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने नफा, अपने फायदे को कम कर दिया है ताकि महंगाई ना बढ़े। लेकिन महंगाई दर में उछाल हुआ है और अगर डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी टका की कीमतें स्थिर नहीं हुई हैं तो जल्द ही इसका नकारात्मक असर बांग्लादेश के बाजारों में और अंततः लोगों की जेब पर पड़ेगा। दो लाख टका से ज्यादा बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के लिए आपको जो पैसों की जरूरत होती है वो कम से कम 10 लाख होती है ताकि आप 7 से 8 लाख यूएस डॉलर खरीद सकें या 10 हजार यूएस डॉलर तक खरीद सकें। और चूंकि बैंक ने रेगुलेशन लगा दिया है जिसके चलते बाजार में ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक फॉरेक्स क्राइसिस भी दिखाई पड़ रही है और ऐसी स्थिति में उसका असर ट्रेड पर, व्यापार पर है और जाहिर है इसका असर सीधे सीधे इंपोर्ट पर पड़ेगा। और अगर आयात पर फर्क पड़ेगा तो बांग्लादेश जिसके निर्भरता खाद्यान्नों से लेकर के दूसरी चीजों के लिए है, उन चीजों की किल्लत होगी, कीमतें बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश के सामने इस वक्त चुनौतियां तो बेहिसाब है। अंतरिम सरकार को न सिर्फ कानून व्यवस्था ठीक करनी है बल्कि महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर भी जूझना है। जल्दी माहौल ठीक करना है ताकि जल्दी चुनाव हो सके। फिलहाल अमन चैन बहाल करना प्राथमिकता है। अच्छी खबर यह है कि आज से ढाका के सड़कों पर पुलिस दिखने लगी है। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद पुलिसकर्मियों ने आंदोलन वापस ले लिया है और किसी तरह का हमला ना होने की गारंटी के बाद पुलिसकर्मी अब काम पर लौट आए हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ढाका की ये तस्वीर बता रही है कि हालात पहले से बेहतर हैं। चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस वाले हैं जो कल तक नदारद थे। ढाका की सड़कों में हमें अब पुलिसकर्मी दिखाई देने लगे हैं। बांग्लादेश में पुलिस वाले क्यों डरे हुए हैं, पहले ये समझ लीजिए। असल में छात्रों की भीड़ ने बांग्लादेश में सिर्फ सरकार का तख्तापलट नहीं किया बल्कि इसका गुस्सा पुलिस वालों पर भी फूटा, जिन्होंने सरकार और प्रशासन के आदेश पर आंदोलन या उपद्रव को दबाने की कोशिश की थी। छात्रों के गुस्से की वजह भी थी पुलिस फायरिंग में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। मगर जब उसके बदले में पुलिस वालों पर हमले शुरू हुए तो देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पुलिस टीम आई। इसमें पुलिस के 42 अफसरों समेत 450 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। अराजकता के आलम में पुलिस वाले डर गए, भाग निकले, छिप गए या अपने ही थाने में पनाह ले ली। हालात ये थे कि पुलिस की हिफाजत में भी सेना को लगाना पड़ा।
यकीन कर पाएंगे कि पुलिस थाने की हिफाजत और पुलिस वालों की हिफाजत सेना कर रही है। ये मेरे पीछे आप जिनको देख पा रहे हैं, ये या तो पैरामिलिट्री हैं या बांग्लादेश की सेना है। और ये जहां मैं खड़ा हूं, ये दरअसल एक पुलिस हेडक्वार्टर है। मेहरपुर जिले का ये पुलिस हेडक्वार्टर है। यहाँ प्रमुख द्वार है। जैसे प्रमुख द्वार से आप आएंगी, आप यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को देखेंगी और इसके साथ ही बांग्लादेश की आर्टिलरी जो सेना है, आर्टिलरी डिवीजन, उसके अफसर यहाँ पर हैं, जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। और अब आपको अंदर लिए चलते हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर है। 5 अगस्त की हिंसा के बाद से ही आप समझिए कि पुलिसकर्मी लगभग कैद होकर रह गए। वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान पर भी खतरा है। हालात तनावपूर्ण हैं। बावजूद इसके कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, सबसे ज्यादा घर जलाए गए, संपत्तियां जलाई गई, लूटपाट हुई, मंदिर तोड़े गए, और उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी यहां थानों में ही कैद होकर के रह गए हैं। अब आप सोचिए कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो थानों में बैठे हैं। और जब ये हिंसा हो रही थी तब मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दरअसल जो ढाका में हुआ था उसका जो रिफ्लेक्शन था वो दूसरे इलाकों में। आप देखिए, आगे आप पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं, पीछे आप जो बांग्लादेश की सेना है उसको देख पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की चुनौती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा है। यहाँ तक कि ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम है। ये सब पुलिस के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए अंतरिम सरकार ने पहल की, सुरक्षा का भरोसा दिया और पुलिस के जवान वापस काम पर लौटने लगे। पुलिसकर्मी भी काम पर लौटने लगे हैं और उन्होंने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी है। मैं इस समय ढाका में हूं, ओल्ड सिटी में, और सबसे प्रमुख बाजारों में, जहां पुलिसकर्मियों को देख पा रहे हैं। और अब कम से कम ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू होने लगी है। मसलन यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि या तो सड़कों पर सेना थी लेकिन वो कानून व्यवस्था संभाल रही थी, या फिर जो आंदोलनकारी छात्र थे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मोर्चा संभाला था। और इसके चलते जो ट्रैफिक था, सड़कों पर गाड़ियों का मूवमेंट था, आवाजाही थी, उसकी स्थिति एकदम अराजकता की थी। यानी आप ये समझें कि ढाका में 2 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे का भी समय लग जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज सुबह ढाका के लिए कम से कम अच्छी सुखद तस्वीर दिखाई पड़ती है। बहुत सारे पुलिसकर्मी दरअसल गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि आंदोलन के दौरान गोलियां भी चली थी प्रदर्शनकारियों पर। पुलिस ने बहुत सख्ती दिखाई थी शेख हसीना सरकार के आदेश के बाद। और उसके बाद पुलिसकर्मियों को जब जान का खतरा होने लगा तो उन्होंने सरकार से मांग की कि गलती उनकी नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन किया था। और उसके बाद तमाम पुलिसकर्मी छुप गए थे और जितने भी थाने थे, कई जगहों पर पुलिस थानों को तोड़ा गया था, हिंसा हुई थी। लेकिन अब हालात पटरी पर लौटने लगे हैं। बांग्लादेश में पुलिस वाले काम पर लौटे हैं। जब अंतरिम सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर वादे किए गए, फौरी तौर पर उनकी मांगे मान ली गई हैं। इसके बाद बांग्लादेश के कुल 639 थानों में से 599 थानों में पुलिस अपने काम पर लौट गई है, जबकि 40 थाने अभी ऐसे हैं जहां पुलिस का कामकाज सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सका है। पुलिस की दलील है कि उन्होंने जो किया अपने अधिकारियों के आदेश पर किया। फायरिंग या सख्त कार्रवाई का फैसला उनका नहीं था। लेकिन नाराज छात्रों और भीड़ ने जहां भी पुलिस वालों को देखा, उन पर टूट पड़े। नतीजन पुलिस ने काम करना बंद कर दिया था। अब अंतरिम सरकार की गारंटी के बाद सोमवार शाम से पुलिस अपने काम पर लौट चुकी है। पुलिस की मौजूदगी से सुरक्षा का एहसास लौटने लगा है। सड़कों पर गाड़ियां ठीक तरह से चलने लगी हैं, बाजार भी खुले हैं और लोग काम पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सड़कों पर हिंसा का दौर थम गया है। देर सबेर अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे हमले भी पूरी तरह रुक जाएंगे। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आखिर में बात करते हैं बांग्लादेश के द्वीप सेंट मार्टिन की। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ये द्वीप चर्चा में है, क्योंकि खुद शेख हसीना ने पहले भी और 3 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं के भेजे संदेश में इसका जिक्र किया है। दावा किया गया है कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो वो सत्ता में बनी रह सकती थी। यानी उनका इशारा यह है कि अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा चाहता था और उसकी बात नहीं मानने की वजह से तख्तापलट हुआ। आपको बता दें कि भारत से करीब 300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप है। म्यांमार बांग्लादेश के बीच 3 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसे इस छोटे से द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं। लेकिन यह द्वीप अपनी पोजीशनिंग की वजह से बेहद खास है। असल में यह बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर है, जो इसे समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब होने से इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। शेख हसीना का दावा है कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर एयरबेस बनाना चाहता है।
और इसलिए शेख हसीना सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर अमेरिका का इंटरेस्ट द्वीप में है तो उसकी वजह चीन हो सकता है, जिसने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में नया बंदरगाह बनाया है। तो क्या इस समुद्री इलाके में चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर दबदबा चाहता है? इस सवाल का अभी जवाब नहीं है, देखना होगा तस्वीर कब तक साफ हो पाती है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभरात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।